दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन आपका है कि समूह सिद्धांत के संदर्भ में लोक नीति निर्माण की व्याख्या कीजिए। समूह सिद्धांत के संदर्भ में लोक नीति निर्माण की व्याख्या कीजिए। ये जो सिद्धांत है समूह सिद्धांत, इसके बारे में इसके संदर्भ को लेते हुए लोक नीति निर्माण की व्याख्या करना है। ठीक है, लोक नीति निर्माण की व्याख्या करना है। पूरे आपके सिलेबस में सिर्फ लोक नीति के बारे में बताना है। लोक नीति के बारे में जितने भी सिद्धांत हैं या फिर जिन सिद्धांतों ने इसके बारे में बताया है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि समूह सिद्धांत के संदर्भ में लोक नीति निर्माण की व्याख्या कीजिए। अब इस सिद्धांत को हम लोग संदर्भ में लेकर के लोक नीति निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी आपका सेमेस्टर उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। जो भी आपका मेजर 7 मेजर 8 बचा हुआ है उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, प्लेलिस्ट हम बना दिए, साथ में आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए, तो दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ अगर हम डालेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे जहां पर सभी को एक साथ प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले इसके परिचय को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोक नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार समाज की समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के लिए योजनाएं, कानून और कार्यक्रम बनाती हैं। हम बार बार बात करते हैं लोक नीति क्या है, लोक नीति क्या है, लोक नीति का प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन का आंसर हम करवा चुके हैं पहले भी। यहाँ पर क्या लिखा है कि लोक नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार समाज की समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के लिए योजनाएं, कानून और कार्यक्रम बनाती है। ठीक है, लोक नीति केवल सरकार का निर्णय नहीं होती, बल्कि समाज के विभिन्न समूहों जैसे कि किसान, मजदूर, व्यापारिक संगठन, महिला समूह, छात्र संगठन, उद्योगपति, मीडिया आदि की सक्रिय भागीदारी से बनती है। ऐसा नहीं कि सरकार चाहे जब चाहे कोई भी नीति बना सकती है, बल्कि इसमें कई सारे संगठनों का, समूहों का, कंपनियों का, आम जनता का, मीडिया का भाग होता है। ठीक है, वो भी इसमें भाग लेते हैं। समूह सिद्धांत बताता है कि लोक नीति वास्तव में समूहों के दबाव, मांग और शक्ति संतुलन से बनती है। ये जो समूह सिद्धांत है ये यह बताता है कि लोक नीति वास्तव में समूहों के दबाव, मांग और शक्ति संतुलन से बनती है। जो भी समूह का दबाव होता है या फिर जो मांग रहता है, जो भी उसका शक्ति संतुलन, उससे बनता है। इसलिए लोक नीति निर्माण को समझने के लिए समाज के विभिन्न समूहों की भूमिका को समझना आवश्यक है। इसलिए कहा जा रहा है कि लोक नीति निर्माण को समझने के लिए समाज के विभिन्न समूहों की भूमिका को समझना आवश्यक है। जो भी समाज के विभिन्न समूह है उसकी भूमिका को समझना आवश्यक है, तभी जाकर के आप लोक नीति निर्माण को समझ पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए समूह सिद्धांत जो है बनाया गया है, और यही समूह सिद्धांत इसके बारे में आपको बताएगा। तो आगे हम लोग समझेंगे समूह सिद्धांत के मूल अर्थ को, कि समूह सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि समूह सिद्धांत के अनुसार समाज के अनेक संगठित समूहों से मिलकर बना है। समूह सिद्धांत के अनुसार समाज अनेक संगठित समूहों से मिलकर के बना है। समाज जो है वो कई सारे संगठित समूहों से मिलकर के बना है। ये कौन कह रहा है? तो समूह सिद्धांत कह रहा है। यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो समूह सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका संदर्भ लेकर के हम लोग लोक नीति को समझने वाले हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि और ये समूह सरकार से अपनी अपनी मांगे रखते हैं। और ये जो समूह है ये सभी क्या करते हैं? सरकार से अपनी अपनी मांगों को रखते हैं। सरकार इन समूहों के दबाव, हितों और शक्ति को देखकर नीतियां बनाती है। और जिस तरह से समूहों का मांग होता है, जिस तरह से सरकार पर दबाव बना पाते हैं, इनका जो हित होता है, शक्ति को देखकर सरकार भी नीतियां बनाती है। इस प्रकार लोक नीति कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं, बल्कि विभिन्न समूहों की प्रतिस्पर्धा और सहयोग का परिणाम होती है। और इस प्रकार लोक नीति कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, बल्कि विभिन्न समूहों की प्रतिस्पर्धा और सहयोग का परिणाम वो होता है। ठीक है, तो ये हमने समूह सिद्धांत के मूल अर्थ को समझ लिया। आगे हम लोग लोक नीति में समूह सिद्धांत की क्या भूमिका है, या फिर लोक नीति में समूहों की क्या भूमिका है, उसके बारे में समझेंगे, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में बताया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि लोक नीति निर्माण को समझने के लिए समाज में विभिन्न समूहों की भूमिका को समझना आवश्यक है। यहाँ पर तो हमने जो समूह सिद्धांत है उसका मूल अर्थ को समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि जो समूह है इसके क्या भूमिका है लोक नीति निर्माण के लिए। ठीक है, ये जो लोक नीति निर्माण है इसमें समूहों की क्या भूमिका है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि समूह सिद्धांत मानता है कि लोक नीति वही होती है जो समाज के प्रभावशाली समूहों की मांगों को संतुलित करके बनाई जाती है। यह जो समूह सिद्धांत है यह मानता है कि लोक नीति वही होती है जो समाज के प्रभावशाली समूहों की मांगों को संतुलित करके बनाई जाती है। जो भी समाज के प्रभावशाली समूह होते हैं उनकी मांगों को संतुलित करके जो नीति बनाया जाता है उसी को लोक नीति कहा जाता है। ये कौन कह रहा है? तो समूह सिद्धांत कह रहा है। प्रत्येक समूह अपने हित के लिए सरकार पर दबाव डालता है। प्रत्येक जो समूह होता है, कई सारे समूह जैसे किसान समूह हो सकता है, किसान के लिए, ठीक है, कृषि के लिए,
व्यापारिक संगठन हो सकता है, कई सारे समूह हो सकते हैं। तो जो सभी समूह होते हैं, जो प्रत्येक समूह होते हैं, वो अपने हित के लिए सरकार पर दबाव डालता है। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं, किसान संगठन कृषि नीति को प्रभावित करते हैं। जो किसान के संगठन है वो कृषि नीति को प्रभावित करते हैं, वो अपने लिए नीतियों को बनाने का काम करेंगे। दूसरा व्यापारिक संघ, तो आर्थिक नीति पर प्रभाव डालते हैं। जो आर्थिक चीजें हैं वो व्यापारी लोग करते हैं, तो वो अपने लिए नीति बनाने के लिए कहेंगे सरकार से। वहीं पर आप देखेंगे जो श्रमिक संघ है, जो मजदूर लोग हैं, तो श्रम कानूनों को प्रभावित करते हैं। जो श्रम से रिलेटेड चीजें हैं उनके लिए नीति बनाने के लिए कहेंगे। जो महिला संगठन है, महिला सुरक्षा और अधिकार संबंधी नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो सभी समूह अपने अपने तरीके से बातों को रखते हैं, अपने अपने मांगों को रखते हैं और उसी पर नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, इन सभी की संयुक्त गतिविधियां लोक नीति बनाने की दिशा तय करती हैं, और इन सभी की संयुक्त गतिविधियां लोक नीति बनाने की दिशा तय करती हैं। जो भी ये सारे लोग कहेंगे उसी तरह से नीतियों को बनाया जाएगा। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये सब कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सब कौन बोल रहा है, तो ये सब बोल रहा है समूह सिद्धांत के अनुसार पढ़ने को मिल रहा है। समूह सिद्धांत ये सारी बातें कह रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे समूह सिद्धांत के संदर्भ में लोक नीति निर्माण की व्याख्या। समूह सिद्धांत के संदर्भ में लोक नीति निर्माण की व्याख्या। समूह सिद्धांत क्या कहता है उसको संदर्भ में लेते हुए लोक नीति निर्माण किस तरह से होता है उसकी व्याख्या करने को कहा गया था। ठीक है, तो पहले समस्या की पहचान समूहों के दबाव से होती है। ये समूह सिद्धांत कह रहा है कि समस्या का जो पहचान है वो समूहों के दबाव से होता है। कह रहा है कि कई समस्याएं तब तक नीति का रूप नहीं लेती जब तक कोई संगठित समूह उन्हें उठाकर सरकार के सामने ना रखे। इसलिए कहा जा रहा है कि समस्या की पहचान समूहों के दबाव से ही होता है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नई चर्चा शुरू। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नई चर्चा शुरू हुई जब किसान आंदोलन किया गया। तो कोई भी समस्या तब तक पहचान में नहीं आता जब तक कोई भी समूह उसके ऊपर दबाव नहीं डालता, सरकार के ऊपर दबाव नहीं डालता। ठीक है, वही कहा गया कि समूह सिद्धांत के संदर्भ में लोक नीति निर्माण की व्याख्या। समूह सिद्धांत के संदर्भ को लेते हुए हम लोग लोक नीति निर्माण किस प्रकार से होता है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए समूह समस्याओं को उजागर करने का काम करते हैं। इसलिए समूह जो हो समस्याओं को उजागर करने का काम करता है। दूसरा जो इसका व्याख्या है वो विभिन्न समूह नीति विकल्प सुझाते हैं। विभिन्न समूह नीति विकल्प सुझाते हैं। जो सभी समूह है, अब ऊपर जो अपने समूह के बारे में पढ़ा, जो संगठनों के बारे में आपने पढ़ा, तो वो सारे जो विभिन्न समूह है वो नीति विकल्पों को सुझाते हैं कि किस तरह से नीति को लागू किया जा सकता है, उसके विकल्प क्या क्या है। समूह अपनी विशेषज्ञता और जानकारी के आधार पर सरकार को सुझाव देते हैं। जिस तरह से उनकी जानकारी या फिर विशेषज्ञता होते हैं उनके आधार पर सरकार को सुझाव देते हैं। जैसे किसान संगठन जैविक खेती या सिंचाई योजनाओं के लिए सुझाव देते हैं। जो भी संगठन अपने हित के लिए अगर सरकार के पास कोई भी नीति लागू करने के लिए कह रहा है तो अपने हित के लिए, अपने विशेषज्ञता, अपनी जानकारी के आधार पर सरकार को सुझाव देंगे। इससे नीति अधिक व्यवहारिक बनती है और उस संगठन के लिए उस जो नीति है वो व्यवहारिक बनता है। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है समूह सरकार पर दबाव बनाते हैं। जो समूह सरकार पर दबाव बनाते हैं। लोक नीति अक्सर उन समूहों की वजह से बदलती है जो ज्यादा संगठित, मजबूत और सक्रिय होते हैं। लोक नीति अक्सर उन्हीं समूहों की वजह से बनती है जो ज्यादा संगठित, मजबूत और सक्रिय होते हैं, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पावर है। ठीक है, जो ज्यादा संगठित हैं, जो ज्यादा मजबूत हैं, जो सक्रिय हैं, उन्हीं के दबाव में लोक नीति बनता है। प्रदर्शन, याचिका, मीडिया अभियान आदि के माध्यम से समूह सरकार को नीति बदलने पर मजबूर करते हैं। और ये सभी चीजों का सहारा लेते हुए, चाहे वो प्रदर्शन हो, याचिका हो, मीडिया अभियान हो, इन सभी के मदद से, इन सभी के माध्यम से समूह सरकार को नीति बदलने पर मजबूर कर देते हैं, नीति को बदलने पर मजबूर करते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है समूह नीति निर्माण में शक्ति संतुलन बनाते हैं। समूह नीति निर्माण में शक्ति संतुलन बनाते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है समूह सिद्धांत। ठीक है, समूह सिद्धांत के आधार पर किस तरह से नीति का निर्माण किया जाता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समूह सिद्धांत के अनुसार कहा जा रहा है कि नीति का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें चौथा पॉइंट लिखा है कि समूह नीति निर्माण में शक्ति संतुलन बनाते हैं। समूह जो है वो नीति निर्माण में शक्ति संतुलन बनाता है। कोई एक समूह अत्यधिक शक्तिशाली ना हो, इसके लिए अन्य समूह भी अपनी आवाज उठाते हैं। मान लीजिए अगर कोई किसान संगठन है, वो अपनी तरह से नीतियों का लागू करे तो बहुत सारी समस्याएं होती है समाज में, तो वो लोग पिछड़े रह जाएंगे, जबकि किसानों का बात सुना जाएगा। वही बात कहा जा रहा है कि कोई भी समूह अत्यधिक शक्तिशाली ना हो, इसके लिए अन्य समूह भी अपनी आवाज उठाते हैं। जिनकी भी कोई भी मांग होता है, कोई भी समस्या होता है, तो उसको सरकार तक पहुंचाना जरूरी होता है। इससे नीति सभी हितों को ध्यान में रखकर बनती है, ना सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए। इससे क्या होता है, तो सभी के हितों को देख करके नीतियों को बनाया जाता है, ना कि सिर्फ एक संगठन या फिर समूह को देख करके या फिर एक वर्ग को देखते हुए। पांचवा जो पॉइंट लिखा हुआ उसमें कहा जा रहा है कि नीति प्रक्रियाओं में समूह का निरंतर भागीदारी। नीति प्रक्रियाओं में जो नीति निर्माण होता है, जो नीति प्रक्रिया होती है, उसमें समूह का निरंतर भागीदारी होता है। समूह नीति के हर चरण में शामिल रहते हैं। समूह जो है, संगठन जो है वो हर चरण में शामिल रहते हैं।
समस्या को उठाने के लिए। सबसे पहला बात तो यही है कि समाज में क्या क्या समस्या है उसको उजागर करने के लिए, सरकार के पास पहुंचाने के लिए। दूसरा, नीति सुझाना, नीति को सुझाने के लिए किस तरह से इस समस्या को दूर करने के लिए नीति बनाया जा सकता है। कानून का समर्थन और विरोध करना, और अगर कानून सही बनता है तो उसका समर्थन करना, अगर कानून उनके खिलाफ बनता है तो उसका विरोध करना। तो दोनों तरफ से ये लोग करते हैं। नीति लागू होने के बाद उसका मूल्यांकन, इससे नीति गतिशील और प्रभावी रहती है। जब नीति लागू हो जाता है उसके बाद उसका मूल्यांकन भी करते हैं। इससे क्या है, तो नीति गतिशील रहती है और प्रभावी रहती है, क्योंकि मूल्यांकन करने के बाद पता चलता है कि नीति जो समाज में लागू किया गया वो सही से चल रहा है या फिर उसमें कुछ सुधार की जरूरत है या फिर उससे कोई नुकसान हो रहा है। छठा जो पॉइंट है इसमें, समूह सिद्धांत में ये कह रहे हैं कि समूह जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करता है। समूह सिद्धांत कहता है कि समूह जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। सामान्य जनता सीधे सरकार तक नहीं पहुंच पाती, जो आम लोग हैं वो सीधा सरकार तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन समूह उनके मुद्दों को संगठित रूप से सरकार तक ले जाते हैं। लेकिन अगर आप एक संगठन में हैं और संगठन के आधार पर अगर आप सरकार से बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। वही कहा जा रहा है कि लेकिन समूह उनके मुद्दों को संगठित रूप में सरकार तक ले जाते हैं। इससे नीति अधिक जनप्रतिनिधित्व बनती है। इससे जो नीति है वो अधिक जनप्रतिनिधित्व बनती है। आप अकेले सरकार से किसी भी चीज को नहीं मांग सकते, लेकिन अगर आप समूह के आधार पर समूह के संदर्भ में मांगते हैं, समूह के अंतर्गत होकर के मांगते हैं तो आपको मिल जाएगा, सरकार आपकी बातों को सुनेगी। सातवां जो पॉइंट है इसमें कहा जा रहा है, समूह नई नीतियों की स्वीकृति और लागू करने में मदद करते हैं। समूह जो है वो नई नीतियों को स्वीकृति देती है और साथ में लागू करने में वो मदद करते हैं। कई बार समूह नीति को जनता में लोकप्रिय बनाते हैं, कई बार समूह नीति को जनता में लोकप्रिय बनाते हैं और उसके सफल कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। समूह जो है लोगों के लिए बीच में जो भी नीति बनती है उसको सफल बनाने में वो अहम भूमिका निभाते हैं, उसको लोकप्रिय बनाते हैं। उदाहरण में समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य समूह स्वच्छ भारत मिशन में जन जागरूकता फैलाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में जन जागरूकता फैलाते हैं, जो नुक्कड़ नाटक होता है या फिर जो भी उसका अपना प्रदर्शन का नियम होता है वो लोग समूह क्या करते हैं, वो लोग करते हैं। उसके बाद जो जनता होती है उसको लोकप्रिय करते हैं या फिर जो नीति है उसको लोकप्रिय बनाते हैं, लोगों के दिल में बसाते हैं, ताकि वो नीति जो है सरकार के द्वारा बनाया गया लोगों के द्वारा उसको फॉलो किया जाए, माना जाए। आगे हम लोग देख लेते हैं समूह सिद्धांत के आधार पर लोक नीति का महत्व। समूह सिद्धांत के आधार पर लोक नीति का क्या महत्व है इसके बारे में समझते हैं। तो पहला जो इसका महत्व है वो है नीतियां अधिक लोकतांत्रिक बनती हैं। समूह सिद्धांत के आधार पर अगर लोकतांत्रिक का महत्व हम लोग समझे, लोक नीति का महत्व हम लोग को समझे, तो नीतियां इससे अधिक लोकतांत्रिक बनती है, मतलब सभी लोगों के भलाई के लिए बनती है। समूह सिद्धांत के अनुसार नीति किसी एक व्यक्ति या एक संस्था की इच्छा पर परिणाम नहीं होती। समूह सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि नीति किसी एक व्यक्ति या फिर एक संस्था की इच्छा का परिणाम नहीं होता, बल्कि समाज के अनेक समूहों की राय और मांगों पर आधारित होती है। इससे नीति में जनता की वास्तविक इच्छाएं शामिल होती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। यह प्रक्रिया नीति को अधिक पारदर्शी और सबके लिए स्वीकार्य बनाती है। और ये जो प्रक्रिया है वो नीति को अधिक पारदर्शी और सबके लिए स्वीकार्य बनाती है, क्योंकि सभी का इसमें योगदान रहता है, तो सभी को स्वीकार करना भी जरूरी है, क्योंकि सभी के डिमांड के अनुसार ही नीतियों को लागू किया जाता है। दूसरा जो इसका महत्व है, नीतियां वास्तविक समस्याओं पर आधारित होती हैं। जो नीतियां हैं वो वास्तविक समस्याओं पर आधारित होती हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि समूह समाज की जमीनी समस्याओं को सीधे उठाते हैं। समूह जो है वो समाज की जमीनी समस्याओं को सीधा उठाते हैं। किसानों के मुद्दे, मजदूरों की कठिनाइयां, महिलाओं की सुरक्षा आदि, इन सब मुद्दों को समूह जो डायरेक्ट उठाता है जमीनी स्तर से। जब सरकार इन समस्याओं को समूह के माध्यम से जानती है तो नीति अधिक व्यवहारिक और समाधान उन्मुख बनती है। जब समूह के माध्यम से इन सब चीजों के बारे में पता चलता है, इन समस्याओं के बारे में सरकार को पता चलता है, तो नीति अधिक व्यवहारिक और समाधान उन्मुख बनता है। ठीक है, इससे नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ जाती है और इससे नीतियों की जो प्रभावशीलता है वो बढ़ जाती है। नीति जब बनाया जाता है उसका प्रभाव अधिक अच्छा देखा जाता है। तीसरा जो इसका महत्व है वो नीति निर्माण संतुलित और न्यायपूर्ण रहता है। जो नीति निर्माण है वो संतुलित और न्यायपूर्ण रहता है, क्योंकि कई समूह अपनी अपनी आवाज उठाते हैं। कोई एक वर्ग नीति पर पूरी तरह हावी नहीं हो पाता। यदि एक समूह शक्तिशाली होता है तो दूसरा समूह उसके प्रभाव को संतुलित करता है। यदि कोई एक समूह सरकार से कोई नीति लागू करने को कह रहा है तो दूसरा समूह अपने आवाज उठाएगा, जिसके कारण सरकार को दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो संतुलित कर देता है। इस प्रकार नीति किसी एक वर्ग के हित में नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर बनती है। इसलिए कहा जा रहा है कि नीति निर्माण संतुलित और न्यायपूर्ण रहता है। ये क्या कहा जा रहा है, तो समूह सिद्धांत के संदर्भ में लोक नीति के महत्व को हम लोग समझ रहे हैं कि समूह सिद्धांत के संदर्भ में आधार पर जो लोक नीति उसका क्या महत्व है। चौथा जो इसका महत्व है, नीति लागू करने में आसानी होती है। नीति लागू करने में आसानी होती है। जब समूह नीति निर्माण में शुरू से जुड़े रहते हैं तो उसके कार्यान्वयन में भी सहयोग करते हैं।
जब समूह नीति निर्माण के शुरू से ही जुड़े रहते हैं, जब नीति निर्माण होता है तभी से वो लोग जुड़े रहते हैं, तो उसके कार्यान्वयन में जब उसको लागू किया जाता है उस समय भी वो लोग सहयोग करते हैं। वे जनता को जागरूक करते हैं, अभियान चलाते हैं और नीति को अधिक स्वीकार्य बनाते हैं। इससे नीति का प्रभाव अधिक व्यापक और अस्थायी होता है। ठीक है। पांचवा जो इसका महत्व है वो सरकार और जनता के बीच संवाद मजबूत होता है। सरकार और जनता के बीच संवाद मजबूत होता है। समूह सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं। जो समूह है वो सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं, क्योंकि वो समूह ही वो है जो जनता के समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए उसको पुल के रूप में कहा जा रहा है कि समूह सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं। कई बार आम लोग अपनी समस्याओं को सीधे सरकार तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन समूह उन्हें संगठित करके निर्णय लेने वाले तक पहुंचाते हैं। जो निर्णय ले सकता है उन तक पहुंचाते हैं, मतलब सरकार तक पहुंचाते हैं। इससे सरकार जनता की वास्तविक जरूरतों को बेहतर समझ पाती है। इससे क्या, तो सरकार जो है जनता की वास्तविक जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाती है, क्योंकि सरकार आपके घर घर नहीं जा सकती। इसके लिए समूह बनते हैं और समूह के जरिए आप किसी भी समस्या को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। छठा जो इसका महत्व है वो है विशेषज्ञता आधारित निर्णय संभव होते हैं। विशेषज्ञता आधारित निर्णय संभव हो पाते हैं। कई समूह किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। कई समूह किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। जैसे डॉक्टरों के संगठन स्वास्थ्य नीति पर सुझाव देते हैं। जो डॉक्टर हैं वो स्वास्थ्य नीति के लिए सुझाव दे सकते हैं। जो किसान संगठन है वो कृषि नीति पर सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। वही कहा जा रहा है कि कई समूह किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं। ठीक है। इससे नीति अधिक वैज्ञानिक, तार्किक और समझदार बनती है। इससे क्या है, तो जो नीति है वो अधिक वैज्ञानिक बनती है, तार्किक और समझदार बनती है। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं सिद्धांत की आलोचना को। समूह सिद्धांत की आलोचना। कोई भी सिद्धांत अगर बताया गया है तो जब उसके कुछ फायदे होते हैं तो उसका कुछ नुकसान भी होता है, उसको कुछ आलोचना भी सहना पड़ता है। पहला जो इसका आलोचना है वह शक्तिशाली समूहों का अत्यधिक प्रभाव। शक्तिशाली समूहों का इसमें अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि समूह सिद्धांत पर आरोप है कि नीति निर्माण में वही समूह प्रभावी होते हैं जिनके पास पैसा, संसाधन और राजनीतिक पहुंच अधिक होती है। बड़े उद्योगपतियों, व्यापारिक समूहों या दबंग संगठनों का प्रभाव होता है। ठीक है। शक्तिशाली समूहों का अत्यधिक प्रभाव होता है। ये कहा जा रहा है समूह सिद्धांत के आधार पर कि शक्तिशाली समूहों का अत्यधिक प्रभाव होता है, और ये इसकी आलोचना भी है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो समूह सिद्धांत के द्वारा कहा गया कि शक्तिशाली समूहों का अत्यधिक प्रभाव है, ये इसकी एक आलोचना है। ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्रभाव आम जनता से अधिक हो जाता है, जिससे नीति शक्तिशाली लोगों के हित में बन जाती है। जो शक्तिशाली लोग हैं उसी के हित में नीतियों को बना दिया जाता है। दूसरा जो इसका आलोचना है समूह सिद्धांत का वो है गरीब और कमजोर समूहों की आवाज दब जाती है। जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर समूह है, जो सरकार तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, जो समूह बहुत ही कमजोर है, उनका आवाज भी दब जाता है। कमजोर समूह संसाधनों और संगठन की कमी के कारण अपनी बात को सरकार तक मजबूती से नहीं पहुंचा पाते। संसाधनों के कारण, संगठन की कमी के कारण अपनी बातों को सरकार तक मजबूती तरीके से नहीं पहुंचा पाते। उनकी समस्याएं अक्सर अनसुनी रह जाती है, जिससे नीति असमान और वर्ग आधारित हो जाती है। जिसके कारण नीति जो बनाया जाता है वो असमान हो जाता है, मतलब जो अमीर वर्ग है उनके हित में बनता है और जो गरीब वर्ग है उनके हित में बनता है। तो एक वर्ग के आधारित हो जाती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह एक बड़ा नुकसान है। तीसरा जो इसका आलोचना है वह सरकार पर अधिक दबाव और विभाजित हितों का बोझ। विभाजित हितों का बोझ। सरकार पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और विभाजित हितों का बोझ भी पड़ता है। जब बहुत सारे समूह एक साथ अपनी अपनी मांगे रखने लगते हैं तो सरकार के लिए निर्णय लेना कठिन हो जाता है। हर समूह अपने हित को सर्वोपरि मानता है, जिससे नीति निर्माण जटिल हो जाता है और कई बार टकराव बढ़ जाता है। समूह सिद्धांत क्या कहता है? समूह सिद्धांतों को आपने पढ़ा, ठीक है, ऊपर जो पढ़ा उनके अनुसार कहा जा रहा था कि जो नीति बनाया जाता है वो कई सारे समूहों का उसमें मेल होता है, कई सारे समूहों का भागीदार होता है। वही कहा जा रहा है कि सरकार पर अत्यधिक दबाव और विभाजित हितों का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि कई सारे समूह उसमें भाग लेते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपनी अपनी नीतियां मनवाने का काम करते हैं, जिसके कारण इस पर बोझ बढ़ जाता है और नीति निर्माण जटिल हो जाता है और कई बार टकराव भी बढ़ जाता है, क्योंकि कई सारे समूह इसमें भाग लेते हैं। और ये इसका तीसरा आलोचना हो जाता है। चौथा जो इसका आलोचना है वो है नीति निर्माण धीमा और समय लेने वाला हो जाता है। नीति निर्माण जो धीमा हो जाता है और समय लेने वाला, मतलब टाइम लगता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे समूह एक साथ भाग लेते हैं। सभी समूहों का अलग अलग समस्या होता है और अपने अपने समस्याओं को पहले सरकार तक पहुंचाने का वो लोग चाहते हैं, जिसके कारण जो नीति है, लोक नीति, वो धीमा हो जाता है और समय इसमें बहुत ज्यादा लगता है। कई समूहों की मांगे सुनना, उनके सुझावों का विश्लेषण करना और सभी हितों का संतुलन बनाना काफी समय लेता है। इससे नीतियां बनने में देरी होती है और जरूरी निर्णय समय पर नहीं हो पाते। इसका नुकसान समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को होता है। तो ये इसकी कुछ 4 आलोचनाएं भी हो गई। ठीक है, आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं।
कहा जा रहा है कि समूह सिद्धांत के अनुसार लोक नीति निर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया है। समूह सिद्धांत ये कहता है कि लोक नीति निर्माण जो एक सामूहिक प्रक्रिया है, मतलब कोई एक इसमें भाग नहीं लेता बल्कि बहुत सारे समूह इसमें भाग लेते हैं, इसलिए इसका नाम भी समूह सिद्धांत रखा गया है। जहां समाज के विभिन्न समूह सरकार पर प्रभाव डालकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनवाते हैं। यह सिद्धांत लोक नीति को लोकतांत्रिक, संतुलित और जनहितकारी बनाता है। लेकिन इसकी कमजोरी यह है कि शक्तिशाली समूह कई बार नीति को अपने हित में मोड़ देते हैं। कई बार क्या है, तो ये जो सिद्धांत बनाया गया समूह सिद्धांत, कई बार क्या है इसमें एक कमजोरी ये है कि कई बार शक्तिशाली जो समूह होता है वो कई बार नीति को अपने हित में मोड़ लेता है। फिर भी आधुनिक लोकतंत्र में समूहों की भूमिका लोक नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग जरूर लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स के लिए था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखने में सारा क्वेश्चन आपको एक जैसा ही लग रहा होगा, आंसर सेम सेम थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि सब एक ही बात कह रहा है लोक नीति के बारे में, लोक नीति निर्माण के बारे में। हालांकि सिद्धांत अलग अलग है और हर एक सिद्धांत अलग अलग तरीके से अपने आप को रखता है, लोक नीति को अलग अलग तरीके से समझाता है। तो उन्हीं चीजों को आपको समझना है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर सेट कर लिए, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक हम बना दिए, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग के लिए बना दिए, जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। और प्लेलिस्ट से जाकर के तैयारी शुरू कीजिए, लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।